प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन AVST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। हम बात कर रहे थे M.Com फाइनल ABST के पेपर कंपलसरी 5 की एडवांस अकाउंटिंग। और एडवांस अकाउंटिंग में हम बात कर रहे थे द्विखाता पद्धति। द्विखाता पद्धति क्या है, क्यों काम में ली जाती है, कहाँ काम में ली जाती है, किन संस्थाओं में ये काम में ली जाती है। और उसमें हमने चर्चा की थी कि ये ज़्यादातर ऐसी संस्थाएं जो जनोपयोगी संस्थाएं हैं उनमें ये काम में ली जाती है द्विखाता पद्धति। तो हम बात करें द्विखाता पद्धति के उद्देश्य क्या हैं, द्विखाता पद्धति की आलोचना क्या है, इन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। इसके नोट्स भी मैं डालता रहा हूँ, साथ में डाल दिए हैं। तो द्विखाता पद्धति के जो उद्देश्य हैं वो क्या है, उन पर हम चर्चा करें। तो अंतिम खातों को द्विखाता पद्धति के आधार पर रखने के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें पहला है, इससे ये प्रकट हो जाता है कि अंशों अथवा ऋणपत्रों के रूप में कुल कितनी पूंजी प्राप्त की गई है तथा उनका कितना भाग स्थायी संपत्तियों में विनियोजित किया गया है। ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि इससे ये प्रकट हो जाता है कि पूंजी का उपयोग उस काम में किया गया है अथवा नहीं जिस काम के लिए इसको प्राप्त किया गया था। मतलब जहाँ जिस उद्देश्य के लिए पूंजी प्राप्त कर रहे हैं उस उद्देश्य के लिए काम में ली गई है, अथवा ये तो नहीं है कि किसी और उद्देश्य के लिए उसको काम में ले लिया गया हो। ये इसका दूसरा उद्देश्य। इसी का द्विखाता पद्धति के अगर तीसरे उद्देश्य की बात करें तो इससे पूंजीगत प्राप्तियों तथा पूंजीगत खर्चों की एकीकृत झलक मिल जाती है। यानी कि जो पूंजीगत प्राप्तियां क्या हुई है, पूंजीगत खर्चे क्या हुए हैं, वो एक साथ पता चल जाता है इससे। ये इसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है कि इससे कंपनी के विनिर्माण से लेकर आज तक पूंजीगत प्राप्तियों खर्चों का ऐतिहासिक लेखा एक साथ मिल जाता है। अर्थात जब से कंपनी का जब निर्माण होता है उससे अगर अपन जानकारी चाहें तो आज तक सारी मिल जाती है कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या क्या हुई हैं और पूंजीगत खर्चे क्या क्या हुए हैं। इनका सबका लेखा जोखा एक साथ द्विखाता पद्धति में मिल जाता है। तो इस प्रकार ये चार उद्देश्य द्विखाता पद्धति को अपनाने के हैं। कुछ विद्वानों द्वारा द्विखाता पद्धति की आलोचनाएं भी की गई है। किन कारणों से आलोचना की गई है, तो द्विखाता पद्धति की जो आलोचना की गई है वो कौन कौन सी हैं, किन कारणों के आधार पर इसकी आलोचना की गई है, उसकी हम चर्चा करें। तो पहली आलोचना है कि संपत्तियों को पूंजी खाते में लागत मूल्य पर दिखाया जाता है, अतः चिट्ठा कंपनी की सही स्थिति को प्रकट नहीं करता है। मतलब इसमें ये करें कि संपत्तियां जो हैं उनको पूंजी खाते में उनके लागत मूल्य पर दिखाने के कारण, जबकि बाजार मूल्य अलग होता है, बाजार मूल्य परिवर्तित होता रहता है, वर्तमान मूल्य अलग होगा, तो जो चिट्ठा है वो सही स्थिति को प्रकट नहीं कर पाता है। ये इसकी आलोचना है। इस आलोचना का अगर हम समाधान, इस कारण हो जाता है कि चिट्ठे में मूल्यह्रास के लिए आयोजन को दिखा दिया जाता है। हम क्या करते हैं कि प्रतिवर्ष मूल्यह्रास का आयोजन करते हैं और उसे भी हम चिट्ठे में दिखाते जाते हैं। तो इस आलोचना का इस तरह समाधान हो जाता है कि उसका बाजार मूल्य दिखाते हैं तो साथ ही साथ हम उसका मूल्यह्रास भी दिखाते जाते हैं, डेप्रिसिएशन, जिससे उसका वास्तविक या वर्तमान मूल्य आ जाता है। दूसरी आलोचना करते हैं कि पूंजीगत खाते में कृत्रिम संपत्तियों को भी दिखाया जाता है, जैसे प्रारंभिक खर्चे। इकेरा खाता विधि के अंतर्गत भी इन खर्चों को दिखाया जाता है। तो इसकी जो दूसरी आलोचना की गई है वो ये है कि द्विखाता पद्धति में कृत्रिम संपत्तियों को दिखाया जाता है, जैसे प्रारंभिक खर्चे हैं, विज्ञापन का खर्चा है, इस तरह के खर्चों को दिखाया जाता है। पर ये हम इसकी आलोचना नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इकेरा लेखा पद्धति में भी इन सबको दिखाया जाता है। तीसरी जो आलोचना करते हैं वह कि जिन संपत्तियों का जीवन बहुत छोटा होता है उनको भी पूंजी खाते में दिखाया जाता है, इकेरा खाता विधि के अंतर्गत दिखाया जाता है। मतलब ये आलोचना इस आधार पर करते हैं कि जिन संपत्तियों का जीवन बहुत छोटा होता है उनको भी इसमें दिखा दिया जाता है पूंजी खाते में। लेकिन ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि इकेरा खाता पद्धति में भी दिखाया जाता है, इसलिए ये आलोचना भी इतनी सार्थक नहीं है। चौथी ये आलोचना है कि मरम्मत तथा नवीनीकरण के खर्चे आय को चार्ज किए जाते हैं,
अतः ये हो सकता है कि किसी वर्ष कोई खर्चा न हो और किसी वर्ष बहुत भारी खर्चा हो जाए। आलोचना इस आधार पर कि भाई मरम्मत और नवीनीकरण के खर्चों को दिखाया जाता है, तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, किस साल बिल्कुल भी नहीं हो, तो ऐसा होता है। इस कारण रेवेन्यू खाते का सही और उचित चित्र प्रस्तुत नहीं होगा। इस कार्य के लिए रेवेन्यू खाते के स्थान समान आधार पर एक आयोजन या कोष को निर्माण किया जा सकता है, और जब कभी मरम्मत या नवीनीकरण पर खर्चा हो तो उससे इस आयोजन को डेबिट किया जा सकता है। इस प्रकार इसका समाधान किया जा सकता है। पांचवी आलोचना है कि नवीनीकरण संबंधी खर्चों को सही ज्ञात करना बहुत कठिन है, कि किसका कितना भाग आयगत है और कितना भाग उसका पूंजीगत है। ये कठिनाई इक्यरा खाता पद्धति विधि के अंदर भी आती है। नवीनीकरण और मरम्मत के जो खर्चे हैं उनको ये बांटना मुश्किल हो जाता है। ये कह रहे हैं आलोचक कि उनका कितना भाग तो जो है आयगत है और कितना पूंजीगत है। लेकिन ये समस्या न केवल द्विखाता पद्धति में ही आती है, बल्कि ये समस्या इक्यरा खाता पद्धति में भी आती है। और छठी जो इसकी आलोचना है वो है कि जनसाधारण इन खातों को नहीं समझता है। ये कठिनाई अधिक प्रचार के साथ साथ स्वतः ही दूर हो जाएगी। द्विखाता पद्धति के बारे में कहा गया है कि जनसाधारण जो है, सामान्य व्यक्ति इनको नहीं समझ पाता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस में आएगी और इसका प्रचार प्रसार होगा तो सभी समझने लगेंगे। इस प्रकार की बात तो हम इक्यरा लेखा पद्धति में भी कह सकते हैं। सातवीं इसकी आलोचना है कि पुनर्स्थापन के संबंध में बड़ा भय ये होता है कि एक संपत्ति को एक बार पूंजी खाते में दिखाने के पश्चात उसे कम मूल्य पर कभी नहीं दिखाया जा सकता है। उसका मूल्य अवश्य बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति की बिक्री और मूल्यह्रास उलझन उत्पन्न करते हैं। ये उलझन तब तक ही रहती है जब तक पुनर्स्थापना संबंधी व्यवहारों को अच्छी तरह समझ नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है इनकी आलोचनाएं हैं। इतनी हर चीज़ की कुछ आलोचनाएं होती हैं, लेकिन उनमें सुधार भी किया जा सकता है। तो आलोचनाओं के साथ साथ फिर भी हम ये कह सकते हैं कि द्विखाता पद्धति एक अच्छी विधि है, और ये ऐसी संस्थाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है जो जनउपयोगी संस्थाएं हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि आलोचनाएं तो इक्यरा लेखा पद्धति की भी हैं और की जा सकती हैं। तो ये इस तरह द्विखाता पद्धति के उद्देश्य और द्विखाता पद्धति की आलोचना हमने देखी है, जिसके नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं। धन्यवाद।